नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सव्यसाची मिश्रा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान भारती पे। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम लेके आएंगे, तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला भाग लेकर आ गए हैं। और आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे रक्त के बारे में, और दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे हमारे पंपिंग ऑर्गन यानी हार्ट और लसिका परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र को सामान्यतः दो भागों में बांटकर देखा जाता है, या मैं ऐसा कहूँ कि परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र कुछ छोटे स्तर के जीवों में पाया जाता है, जिनमें से सामान्यतः आर्थ्रोपोड और मोलस्क ग्रुप के जीव आते हैं। आर्थ्रोपोड वे जीव होते हैं जिनके पास संधिपाद यानी ज्वाइंट वाले जो पैर हैं वो पाए जाते हैं, और उनके ऊपर काइटिन की एक लेयर पाई जाती है। एक आइडियल जीव अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप कॉकरोच को याद करें तो कॉकरोच एक आर्थ्रोपोडा जीव है जिसके पास संधियुक्त पाद और काइटिन की लेयर दोनों है। तो इस तरह हम कीट वर्ग को कह सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा वर्ग जो है वो कीट वर्ग होता है। और दूसरा जो जीव होता है वो होता है मोलस्क, जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर पाई जाती है। अगर आपने उद्यान घोंघा देखा हो जो शंख के आकार का होता है, तो वो मोलस्क समूह का जीव होता है। तो सामान्यतः आर्थ्रोपोड और मोलस्क में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें होता ऐसा है कि रक्त कुछ समय तक नसों में बहने के बाद एक खुली कैविटी में आ जाता है, और उस खुली कैविटी में आकर उसके रक्त में मिले हुए जो भी भोज्य पदार्थ रहते हैं वो सब जीव की कोशिकाएं जो है वो अवशोषित कर लेती हैं। तो इस तरह का परिसंचरण तंत्र खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसमें रक्त का प्रवाह और दाब दोनों निम्न होते हैं। दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र सभी प्रकार के कशेरुकी यानी वर्टिब्रा जीवों में पाया जाता है। जैसे इंसान भी एक वर्टिब्रा यानी कशेरुकी जीव है। और कशेरुकी यानी कशेरुकी जीव वे जीव होते हैं जिनके पास नोटोकार्ड या हम कहें स्पाइनल कार्ड रीढ़ की हड्डी जो है वो पाई जाती है, जो शरीर को एक विशिष्ट बनावट और नर्वस सिस्टम जो हमारा तंत्रिका तंत्र का नर्वस सिस्टम होता है उसको एक विशिष्ट आधार प्रदान करती है। इसके अलावा बंद परिसंचरण तंत्र में अधिक दाब एवं गति होती है, और पदार्थों का आदान प्रदान जो है वो ऊतक द्रव के माध्यम से होता है। जैसे अगर हम देखें तो खुले परिसंचरण तंत्र में पदार्थों का आदान प्रदान सीधे रक्त और कोशिकाओं के बीच होता है, परंतु यहाँ पे ऊतक द्रव के माध्यम से होता है, यानी नसों में रक्त का प्रवाह होता है और विसरण के माध्यम से कोशिकाओं और रक्त के बीच में भोज्य पदार्थों का और आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि पदार्थों का आदान प्रदान जो है वो ऊतक द्रव यानी टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से होता है। तो चूंकि हमें पढ़ना है मनुष्य का सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हम देखते हैं कि मनुष्य का सर्कुलेटरी सिस्टम दो भागों में डिवाइड होता है। एक होता है रक्त परिसंचरण और दूसरा होता है लसिका परिसंचरण। रक्त परिसंचरण को तीन भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है रक्त, दूसरा है हृदय जो कि पंपिंग ऑर्गन है हमारे शरीर का, और तीसरा होता है रक्त वाहिनियाँ। रक्त में रक्त कणिकाएँ और प्लाज्मा होता है। रक्त कणिकाएँ रक्त का 45% हिस्सा होता है और यह रक्त का जीवित हिस्सा होता है, जबकि प्लाज्मा जो है वो रक्त का 55% भाग होता है और वह रक्त का मृत भाग कहा जाता है। दूसरा रक्त वाहिनियों में हम देखते हैं कि धमनियाँ, शिराएँ और रक्त कोशिकाएँ आती हैं, जिनके माध्यम से ब्लड जो है वो बंद परिसंचरण तंत्र में प्रवाहित होता है। इनके बारे में जब हम हृदय पढ़ेंगे कल के वीडियो में तब विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि रक्त कणिकाएँ तीन तरह की पाई जाती हैं। पहली है श्वेत रक्त कणिकाएँ जो कि सफ़ेद होती हैं, दूसरी है लाल रक्त कणिकाएँ जो कि लाल होती हैं, और तीसरी है प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स जो कि रंगहीन होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं को WBC या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, लाल रक्त कणिकाओं को रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसी तरह प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है जो कि रंगहीन होते हैं। लाल रक्त
कणिकाएँ संख्या में सर्वाधिक होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ उनसे कम होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का जो डिवीज़न है, जो डिवाइडेशन है, वो दो तरह से किया जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएँ मुख्यतः दो तरह की होती हैं। एक श्वेत रक्त कणिकाएँ जिनके ऊपर कण, जिन्हें कणिका युक्त कहते हैं, और दूसरी जो है वो कणविहीन होती हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि दो तरह की श्वेत रक्त कणिकाएँ हुई, पहला कणिका युक्त और दूसरी कणिका विहीन। कणिका युक्त श्वेत रक्त कणिकाएँ जो हैं वो तीन तरह की होती हैं, इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इसी तरह हम देखते हैं कि कणिका विहीन जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं वो दो तरह की होती हैं, पहला मोनोसाइट्स है और दूसरा है लिम्फोसाइट्स। तो आइए अब हम जानते हैं विस्तार से रक्त के बारे में। रक्त यानी रुधिर यानी ब्लड, जिसके कई पर्यायवाची हो सकते हैं, हमारे शरीर का एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक तरल है, लिक्विड फॉर्म में है इसलिए तरल है। संयोजी ऊतक की शरीर के विभिन्न हिस्सों को कनेक्ट करता है। बाह्य कोशिकी और लाल होता है। बाह्य कोशिकी है क्योंकि कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता, बल्कि स्वतंत्र रूप से रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, इसलिए बाह्य कोशिकी है। ध्यान रखेंगे, रक्त बाह्य कोशिकी है, तरल संयोजी ऊतक है और लाल रंग का होता है। लाल रंग मुख्यतः लाल रक्त कणिकाओं और लाल रक्त कणिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह पोषक पदार्थों ग्लूकोज, वसी अम्ल, विटामिन्स का अवशोषण कर शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन करता है। निसंदेह हमारे द्वारा जो भोज्य पदार्थ लिया जाता है उसमें ग्लूकोज, वसी अम्ल, विटामिन सभी चीज़ें होती हैं। इन सभी चीज़ों का अवशोषण शरीर में रक्त के माध्यम से ही संभव हो पाता है, क्योंकि ये चीज़ें खाने के बाद अवशोषण के माध्यम से रक्त में मिलती हैं और वहाँ से प्रवाहित होकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचती हैं, जिसके द्वारा कोशिकाएं उनका ग्लूकोज का उपयोग हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए कर पाती हैं। उपापचय के फलस्वरूप उत्पन्न अमीनो अम्ल, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि का शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जी अंगों तक परिवहन। कोशिकाओं में ग्लूकोज, प्रोटीन और इन सब की वजह से जो उत्सर्जी अंग, इनके उपापचय के कारण जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, उन उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन कर उनके टारगेट ऑर्गन्स यानी कि ऐसे अंग जहां से उनको वेस्टेज के रूप में शरीर से बाहर निकाला जा सके, का कार्य भी रक्त परिवहन के माध्यम से ही होता है। हार्मोन्स का टारगेट ऑर्गन तक परिवहन यानी हार्मोन्स, विशेषतः अंतःस्रावी हार्मोन, ध्यान रखेंगे, हार्मोन्स में अंतःस्रावी हार्मोन्स जो कि अपना सिक्रीशन सीधे रक्त में छोड़ते हैं, का उनके टारगेट ऑर्गन यानी लक्ष्य अंग जो उनके होते हैं, जहां जाकर उनको अपने कार्य को संपादित करना होता है, का परिवहन भी रक्त के द्वारा ही किया जाता है। फेफड़ों से शरीर के सभी ऊतकों तक O2 तथा ऊतकों से फेफड़ों तक CO2 का परिवहन। रक्त जो कि हमारे पूरे शरीर में बह रहा है, जब हमारे द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तो डिफ्यूज़न मेथड से वह फेफड़ों से रक्त में मिलता है और हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। और सर्कुलेशन के बाद जो CO2 बनती है, CO2 भी रक्त द्वारा ही विभिन्न भागों से ली जाती है और उसको फिर फेफड़ों तक लाया जाता है। डिफ्यूज़न मेथड से उनको फेफड़ों से बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि रक्त जो है वो क्षारीय होता है और जल से थोड़ा भारी होता है। इसका pH 7.3 से 7.4 तक होता है। शरीर के भार का 7 से 8% यानी जो किसी व्यक्ति के शरीर का वजन है उसके 7 से 8% तक उसके शरीर में रक्त होता है। मात्रा की अगर बात करें तो मात्रा 5 से 6 लीटर एक परिपक्व वयस्क में होती है। महिलाओं में लगभग आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। वहीं हम दो चीज़ें और देखते हैं कि ताप का नियंत्रण, रक्त हमारे शरीर में ताप का नियंत्रण करता है पहला। दूसरा हम देखते हैं कि रोगों से बचाव यानी शरीर में जो रक्त बहता है उसमें पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाएँ जो होती हैं वो हमारे शरीर का विभिन्न प्रकार के रोगों रोगाणुओं से बचाव करती हैं। तो इस तरह हमने देखा रक्त के ये प्रमुख कार्य हैं। आप अपनी बुक से भी अध्ययन करते रहें। अगर उसमें कुछ और चीज़ें दी हुई हैं तो निसंदेह उसको लें और ये ना माने कि मैंने उन चीज़ों को छोड़ा क्यों है। मेरा लक्ष्य है आपको एक बारीक ज्ञान देना जिससे कि आपका इंटरेस्ट और
आपको कुछ अतिरिक्त ज्ञान और मिल सके, जिससे कि आप प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। इसलिए अपनी बुक्स को तो आप ज़रूर पढ़ें, साथ ही साथ मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों को भी कैच करें, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों को लेके आता हूँ जो सामान्यतः आपको जीके की बुक में एक साथ नहीं मिलेंगी। अब जानते हैं प्लाज्मा के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, प्लाज्मा संपूर्ण रक्त का 55% एक निर्जीव भाग होता है। तो हम देखते हैं कि प्लाज्मा निर्जीव होता है, तरल होता है, हल्का पीला होता है, साफ होता है, पारदर्शी होता है, चिपचिपा होता है और रक्त का 55% होता है। यानी अगर हम ये मान लें कि हमारे शरीर में 5 लीटर खून है तो उसका 55% आएगा 2.75 लीटर, यानी 5 लीटर खून में 2.75 लीटर यानी 2.25 लीटर प्लाज्मा पाया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि प्लाज्मा में 90% जल और 10% जो है वह कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थों में मुख्यतः 3 पदार्थ पाए जाते हैं। उनमें से NaCl यानी नमक हो गया, दूसरा NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया और तीसरा Ca यानी कैल्शियम हो गया। तो अकार्बनिक पदार्थों में 3 पदार्थ मुख्यतः हमें जानने हैं पाए जाते हैं, NaCl, NaHCO3 और कैल्शियम। ये 3 अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ जो हमें खाने से प्राप्त होते हैं, रक्त में होते हैं, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, विटामिन, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स। इसी तरह प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, प्रोथाम्बिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, ये 4 तरह की प्रोटीन जो है वो रक्त में पाई जाती है। इसको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि खून का थक्का जमाने में इनमें से कुछ प्रोटीन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो कुछ प्रोटीन्स जो है वो विशेष तरह के एंटीजन एंटीबॉडी प्रक्रिया में भी भाग लेती हैं। तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 4 तरह की प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, प्रोथाम्बिन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन जो है वो हमारे रक्त में पाई जाती है। यहाँ पे एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले कुल कार्बनिक पदार्थों में 7% भाग जो है, एक बड़ा भाग जो है वो प्रोटीन का ही होता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि उत्सर्जी पदार्थ भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जो कि विभिन्न अंगों से एकत्रित किए जाते हैं ब्लड द्वारा टारगेट ऑर्गन्स तक भेजने के लिए। उनमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि होते हैं। मुख्यतः हम देखते हैं कि प्लाज्मा का जो कार्य होता है वह परिभोजन एवं हार्मोन्स का संवहन करना। वहीं एक और महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी सामने आती है, वो होती है सीरम। सीरम वह भाग होता है हमारे रक्त का जिसमें से अगर हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा दें तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटाने के बाद जो शेष हिस्सा बचेगा वह सीरम कहलाएगा। सीरम का इस्तेमाल कुछ विशेष तरह की रक्त की जांचों को करने में किया जाता है। फाइब्रिनोजन हटाने का मकसद ये होता है कि फाइब्रिनोजन जो है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोटीन होती है। तो फाइब्रिनोजन हटाने का मकसद ये होता है कि खून को जमने से रोकना और कुछ विशिष्ट प्रकार की जांचों को करना। इसी तरह अगर हमसे सीरम के बारे में पूछा जाएगा तो उसका एक सीधा सा जवाब हमारा यही है कि अगर रक्त से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो शेष बचे भाग को सीरम कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं रक्त कणिकाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में, जिन्हें WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएँ अनियमित आकार की होती हैं। यह अनियमित आकार अमीबा से मेल खाता है। अमीबा आपने विज्ञान की किताबों में देखा होगा कि एक अनियमित आकार का एक कोशिकीय जीव होता है। तो उसी आकार के संभवतः WBCs पाए जाते हैं जिनका आकार अनियमित होता है। दूसरा, श्वेत रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है और हमारे शरीर में जितनी भी रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं उनमें से सिर्फ श्वेत रक्त कणिकाओं में ही केंद्रक पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाएँ और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो ये केंद्रक युक्त होती हैं, सफ़ेद होती हैं, इसीलिए ये सफ़ेद रक्त कणिकाएँ कहलाती हैं। इनका निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, यकृत और लिम्फ नोड और प्लीहा में होता है। बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा जो है वो हमारी हड्डियों के बीच का एक स्थान है जहाँ पर रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि इनका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है और मृत्यु जो है वो इनकी रक्त में ही हो जाती है, किसी विशेष अंग में जाके इनकी मृत्यु नहीं होती है। और इनकी संख्या सामान्यतः जो है वो 5 से लेकर 10,000 तक
हमारे शरीर में होती है। अगर 5000 से संख्या गिरने लगे और 10,000 से ऊपर जाने लगे तो ये किसी न किसी संक्रमण का संकेत होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि श्वेत रक्त कणिकाएँ जो हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक कणिका युक्त और दूसरी कणिका विहीन। तो कणिका युक्त जो WBCs यानी श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। पहला इस्नोफिल है। इस्नोफिल संपूर्ण श्वेत रक्त कणिकाओं का 2 से 4% तक होता है। यह एलर्जी, परजीवी संक्रमण, हुकवर्म, टेपवर्म को नष्ट करना, अस्थमा एवं अर्टिकेरिया यानी पित्ती के लिए जिम्मेदार होता है। जो इस्नोफिल होता है वो मुख्य रूप से जब हमारे शरीर में परजीवी संक्रमण होता है और परजीवी हमारे शरीर में किसी तरह का केमिकल अगर रिलीज़ करता है या हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है तो उस समय इस्नोफिल जो है वो सक्रिय होते हैं और इनके सक्रिय होने की प्रतिक्रिया जो है वो हमें पित्ती यानी अर्टिकेरिया के रूप में पता चलती है। अर्टिकेरिया जो शरीर पर एक अनियमित आकार के स्पॉट्स और खुजलीदार लाल कलर के स्पॉट्स होते हैं पड़ना, उसे पित्ती कहते हैं, जिसे जूड़ी भी कहा जाता है। तो यह एक तरह का रिस्पांस हमारी शरीर द्वारा एक प्रतिक्रिया है जो कि परजीवी संक्रमण को इंडिकेट करती है। तो हमें ध्यान रखना है कि एलर्जी, परजीवी संक्रमण मुख्यतः हुकवर्म और टेपवर्म को नष्ट करने, अस्थमा और अर्टिकेरिया रिस्पांस में, पित्ती रिस्पांस में इस्नोफिल का काम होता है। दूसरा बेसोफिल। बेसोफिल की संख्या हमारे शरीर में WBCs में सबसे कम होती है, 0 से 1%। यह एलर्जी, एंटीजन प्रतिक्रिया और हिस्टामिन एवं हिपैरिन के स्त्राव के लिए जिम्मेदार होते हैं। हिस्टामिन एक खास तरह का एंजाइम होता है जो कि श्वास तंत्र में किसी भी तरह के प्रोटीन या एलर्जी के पहुंच जाने के बाद हमारे शरीर के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में हिस्टामिन निकलता है। तो हिस्टामिन स्त्राव के लिए बेसोफिल कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं। इसी तरह तीसरा जो है तीसरी कणिकाएं न्यूट्रोफिल है, जो कि श्वेत रक्त कणिकाओं में सबसे अधिक 60 से 70% तक पाई जाती हैं। न्यूट्रोफिल कोशिकाओं को हमारे शरीर का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिकाएं रोगाणु भक्षण का कार्य करती हैं और इनकी इस क्रिया को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। यानी ये फेगोसाइटोसिस के माध्यम से हमारे शरीर के क्लीनिंग का कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें हमारे शरीर का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। जीवाणु एवं फफूंद संक्रमण से बचाव और घावों में मावाद में सर्वाधिक पाई जाती हैं। ये हमारे शरीर का जीवाणु तथा फफूंद संक्रमण से बचाव करती हैं। अगर हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाए और उसमें मावाद पैदा होती है तो उस मावाद में सर्वाधिक भाग जो है वो न्यूट्रोफिल्स का होता है, क्योंकि ये वहाँ पर सबसे पहले पहुंचकर रोगाणुओं को फेगोसाइटोसिस क्रिया द्वारा मारती हैं और चूंकि वहाँ पे संक्रमण होता है, अटैक होता है, तो खुद भी मरती हैं। इसलिए उन घावों के मावाद में सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएँ पाई जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कणिका विहीन श्वेत रक्त कणिकाएँ, जिनमें से लिम्फोसाइट और मोनोसाइट 2 तरह की कणिकाएँ पाई जाती हैं। लिम्फोसाइट्स जो हैं वो लसिका प्रणाली में सर्वाधिक पाई जाती हैं और इनकी संख्या 20 से 40% तक होती है। यानी हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली जो कणिकाएं हैं वो लिम्फोसाइट्स होती हैं। ये बेसिकली 3 तरह की होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वह एंटीबॉडी बनाती हैं और रोगजनक को रोकने व नष्ट करने का कार्य करती हैं। एंटीबॉडी एक तरह की हमारे शरीर के द्वारा उत्पन्न की गई प्रतिक्रिया है जो बाह्य आक्रमण के समय हमारे शरीर में एक्टिव होती है और बाह्य आक्रमण से हमें बचाती है। एंटीबॉडी बनने में कुछ दिन से लेकर काफ़ी लंबा समय भी लग सकता है। अगर हमसे एक सीधा सवाल किया जाए कि एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो हमारा जवाब रहेगा WBC। और अगर ज़्यादा गहरा क्वेश्चन हमसे किया जाए कि WBCs में कौन सी कोशिकाएं एंटीबॉडी के लिए जिम्मेदार होती हैं, तो हमारा जवाब रहेगा लिम्फोसाइट्स। और हमसे और अधिक डीप सवाल अगर किया जाए कि किस तरह की लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं जो हैं वो एंटीबॉडी के लिए जिम्मेदार होती हैं, तो हमारा जवाब रहेगा बी कोशिकाएं या बीटा कोशिकाएं, जो कि एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार
होती हैं। हमें दो चीज़ें ध्यान रखना है कि बीटा कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती हैं और रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। इसी तरह टी कोशिकाएं मानव प्रतिरक्षा प्रणाली का एक सूचकांक होती हैं। हमारे शरीर में दो तरह की टी कोशिकाएं पाई जाती हैं, CD4T और CD8T। CD4T जो है वो HIV संक्रमण के समय तेज़ी से गिरती हैं, और CD8T जो कोशिकाएं होती हैं वो वायरस या ट्यूमर बेनाइन हो या मैलिग्नेंट किसी भी तरह का ट्यूमर हो, उसमें CD8T सेल्स जो हैं वो तेज़ी से गिरती हैं, जो कि हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली के कमज़ोर होने का एक संकेत होता है। इस तरह अगर हमसे सवाल किया जाए कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के सूचकांक कौन सी कोशिकाएं हैं, तो हमारा जवाब होगा टी कोशिकाएं। इसी तरह नेचुरल किलर कोशिकाएं होती हैं जो कि कैंसर और अन्य तरह के संक्रमण को फैलने से रोकती हैं। तो इस तरह 3 कोशिकाएं हमने देखी, पहली है बी कोशिकाएं, दूसरी टी कोशिकाएं और तीसरी है नेचुरल किलर कोशिकाएं। इसके बाद आती हैं मोनोसाइट्स, जिनकी संख्या लगभग 2 से 8% तक संपूर्ण WBC की तुलना में अगर हम देखें तो होती हैं। इनका कार्य है न्यूट्रोफिल, जो कि वैक्यूम क्लीनर का काम करते हैं, उनके कार्य को साझा करना, परंतु न्यूट्रोफिल कोशिकाएं तुरंत लड़ने के बाद मर जाती हैं, परंतु जो मोनोसाइट्स होते हैं इनका जीवन काल न्यूट्रोफिल से लंबा होता है, और कार्य साझा जो करती हैं वो यही करती हैं कि रोगाणुओं को मारने का और हमारे शरीर को क्लीन रखने का यानी वैक्यूम क्लीनर का काम ये कोशिकाएं भी करती हैं। अब हम देखते हैं लाल रक्त कणिकाओं के बारे में, जिन्हें रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं संपूर्ण रक्त का 40% होती हैं, यानी कि अगर हमारे शरीर में 5 लीटर ब्लड है तो उसमें 2 लीटर लाल रक्त कणिकाएं पाई जाएंगी, और यही कारण है कि हमारे रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा कहे कि उसके रक्त का रंग सफ़ेद है तो आप मूर्ख बिल्कुल मत बनिएगा, वो आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे शरीर में 40% लाल रक्त कणिकाएँ यानी 5 में से 2 लीटर लाल रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं, तो उसका रंग सफ़ेद नहीं होगा, इसलिए आपको उल्लू नहीं बनना है। आइए हम देखते हैं कि हमारे शरीर में 2 लीटर, अगर किसी के शरीर में 5 लीटर रक्त है तो 2 लीटर लाल रक्त कणिकाएँ पाई जाएंगी। इनका रंग लाल होता है और इनकी आयु लगभग 20 से 120 दिन की होती है। ये केंद्रक रहित होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रक्त कणिकाओं में सिर्फ सफ़ेद रक्त कणिकाओं में ही केंद्रक पाया जाता है। प्लेटलेट्स और लाल रक्त कणिकाएँ दोनों केंद्रक विहीन होती हैं, परंतु यहाँ पर एक संशोधन है। लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं वो ऊँट, जिराफ और लामा, इन तीनों जानवरों ऊँट, जिराफ और लामा इन तीनों जानवरों के लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे बड़ी जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं वो हाथी की होती हैं, और सबसे छोटी लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं वो कस्तूरी मृग की होती हैं। इनका निर्माण बोन मैरो में होता है, जहाँ पर श्वेत रक्त कणिकाओं का भी निर्माण हो रहा था, परंतु भ्रूणी अवस्था में इनका निर्माण जो है वो लीवर और स्प्लीन में होता है। लीवर और स्प्लीन में ही ये नष्ट होती हैं। जिस प्रकार हमारी सफ़ेद रक्त कणिकाएँ खून में ही नष्ट हो रही थी, परंतु लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं वो लीवर और स्प्लीन में ही नष्ट होती हैं। स्प्लीन यानी प्लीहा, जिसे ब्लड बैंक कहा जाता है या रिजर्वायर ऑफ ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है, या उसे RBCs का यानी लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, में लाल रक्त कणिकाएँ जो हैं वो नष्ट होती हैं और भ्रूणी अवस्था में इसी के अंदर इनका निर्माण भी होता है। तो यह एक सामान्य सा क्वेश्चन है कि RBCs का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो हमारा जवाब होगा स्प्लीन यानी प्लीहा को, जिसका अध्ययन हम बाद में करेंगे पूर्ण रूप से। अभी हमें सिर्फ इसके बारे में इतना ही पढ़ना है। दूसरा, यह हमारे शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। इसके अलावा इनका आकार जो है वो उभयातल होता है, यानी दोनों तरफ का जो तल होता है वो उभरा हुआ होता है और बीच में ये चिपकी होती हैं। अगर आपने एक भारतीय मिठाई पेड़ा देखी होगी तो पेड़ा का जो आकार होता है वो गोल होता है और बीच में उसे दबा दिया जाता है, बिल्कुल उसी आकार की WBCs
होती हैं। WBCs के केंद्रक में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम जो है वो आयरन होता है जो कि संपूर्ण हीमोग्लोबिन का 4% होता है, और ग्लोबिन जो होती है वो प्रोटीन होती है जो कि संपूर्ण हीमोग्लोबिन का 96% होती है। इस तरह ये दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन के अणुओं को पकड़ना, उनके साथ में एक कमज़ोर बंध बनाना, और उसके बाद हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाके उस बंधन को तोड़ के ऑक्सीजन को मुक्त करना। सामान्यतः एक हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है वो 4 ऑक्सीजन के अणुओं के साथ एक कमज़ोर बंध का निर्माण करता है, और उसके बाद हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाके ऑक्सीजन के अणुओं को छोड़ देता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि किसी भी जीके की बुक में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलने वाली है कि हीमोग्लोबिन का एक अणु जो है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ एक कमज़ोर बंध बनाता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ एक कमज़ोर और अस्थायी बंध बनाता है, और उसके बाद शरीर के विभिन्न अंगों में जाके ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है। ये जो जब हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसका कि रंग गहरा लाल होता है। और सोते समय हमारे शरीर में RBCs की संख्या कम हो जाती है। इसी तरह अगर हम देखें कि 3,500 से 4,000 मीटर की ऊंचाई या उससे अधिक ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के शरीर में RBCs की संख्या 30 से 40% तक बढ़ जाती है। उसका कारण है कि पहाड़ों पर जो दबाव होता है उस दबाव में शरीर में ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ज़्यादा कणिकाओं की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्राकृतिक तौर पे उनके शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। आइए अब हम जानते हैं प्लेटलेट के बारे में। उसके पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हमारे शरीर में लगभग 4 से 5.65 मिलियन तक RBCs जो हैं वो सामान्य तौर पर पाई जाती हैं। इनकी ये नॉर्मल संख्या होती है। आइए अब हम जानते हैं प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट केवल स्तनधारी वर्ग के जीवों के शरीर में पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कशेरुकी प्राणियों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और उनमें रक्त प्रवाहित होता है, परंतु उस रक्त में प्लेटलेट नहीं पाया जाता। वह सिर्फ स्तनधारी वे जीव होते हैं जो परिपक्व या अपरिपक्व बच्चों को पैदा करते हैं और फिर उन्हें दूध पिलाकर बड़ा करते हैं, इसलिए उन्हें स्तनधारी जीव कहा जाता है। अंडे देने वाले जीव स्तनधारी जीव नहीं होते हैं। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं ये स्तनधारी जीव के रक्त में पाए जाते हैं। इनकी सामान्य संख्या जो है वो 1.5 से 4 लाख तक होती है। डेंगू फीवर में प्लेटलेट की संख्या तेज़ी से गिरती है। इसके अलावा वायरल फीवर में भी प्लेटलेट की संख्या तेज़ी से गिरती है। इसके अतिरिक्त और कई बीमारियां भी होती हैं जिसमें प्लेटलेट की संख्या तेज़ी से गिरती है, जिससे कि खून को थक्का बनाने में दिक्कत होती है या अपने आप को कहीं से भी थोड़ी चोट में रक्त निकलने की संभावना, बहने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाना होता है और यह रंगहीन होता है, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इनका जीवन जो है वो 3 से 5 दिन का होता है और इनका निर्माण बोन मैरो में ही होता है, जैसे कि सभी कणिकाओं का निर्माण बोन मैरो में होता है। बस RBCs का निर्माण भ्रूणी अवस्था में लीवर और स्प्लीन में होता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आइए अब हम जानते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप यानी रक्त वर्ग जो है वो हर व्यक्ति की एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। यहाँ पर मैंने B पॉजिटिव लिखा हुआ है। B पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आपको भी अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, अगर किसी को नहीं पता है तो। और अपने अपने घर वालों का ब्लड ग्रुप आप पता करें और उसको एक आइडेंटिटी माने, ये बहुत आवश्यक है। ब्लड ग्रुप जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में इसकी खोज की थी। और जो ब्लड ग्रुप होता है वह लाल रक्त कणिकाओं के अंदर पाई जाने वाली एक विशेष तरह की ग्लाइकोप्रोटीन यानी एंटीजन है, जो कि हमारे ब्लड ग्रुप को इंडिकेट करती है। यानी अगर हमसे कोई पूछे कि ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो हमारा सीधा सा जवाब होगा कि ब्लड ग्रुप के लिए RBCs जिम्मेदार होती हैं। और RBCs के अंदर पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन यानी एंटीजन जो कि A और B होता है, ब्लड ग्रुप के लिए जिम्मेदार होता है।
तो इसी तरह ए और बी एंटीजन की वजह से ब्लड ग्रुप जो है वो 4 तरह के होते हैं, जिनमें एंटीजन ए पाया जाता है ब्लड ग्रुप ए, जिनमें एंटीजन बी पाया जाता है ब्लड ग्रुप बी, जिनमें एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है ब्लड ग्रुप ए बी, और जिनमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता वह ब्लड ग्रुप ओ होता है। जिनमें एंटीजन ए पाया जाता है उनमें एंटीबॉडी बी होती है, जिनमें एंटीजन बी होता है उनमें एंटीबॉडी ए होती है, जिनमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं उनमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, और जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है यानी जिनमें कोई भी एंटीजन नहीं होता उसमें कोई भी एंटीबॉडी, उसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों होती हैं, यानी ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती और ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी ए और बी दोनों होती है और ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। यही कारण है कि ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी ओ ब्लड ग्रुप जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता वह हम किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को वह ब्लड देने पर ए और बी दोनों एंटीबॉडी होने की वजह से किसी भी तरह का एंटीबॉडी रिएक्शन बॉडी पे नहीं हो पाता है। इसी तरह ब्लड ग्रुप ए बी को हम कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं, उसका कारण यह है कि उसमें एंटीजन ए और बी दोनों होता है, चूँकि दोनों एंटीजन मौजूद होते हैं और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए अगर कोई ब्लड दे दिया जाएगा तो उसकी एंटीबॉडी ब्लड में जाएंगी और उसके बाद चूँकि कोई भी एंटीबॉडी पहले से मौजूद नहीं है तो उस पर कोई भी एक्शन या क्रिया नहीं कर पाएंगी और हम सुरक्षित रहेंगे। परंतु यह पद्धति अब नहीं अपनाई जाती। अब यह सिर्फ एक, चूँकि किताबों में लिखा हुआ है तो सिर्फ हम ज्ञान के लिए इसको पढ़ लेते हैं। आधुनिक चिकित्सा जगत में इस तरह की पद्धतियां अपनाना अब पूरी तरह से वर्जित है। अब जिसका जो ब्लड ग्रुप होता है और जिसका जो RH फैक्टर होता है उसे वही ब्लड ग्रुप दिया जाता है, चाहे जितनी भी इमरजेंसी क्यों ना आ गई हो। इसी तरह हम देखते हैं कि जो RH होता है तो RH भी एक तरह का एंटीजन होता है। ये हमें याद रखना है कि RH भी एक तरह का एंटीजन होता है, जिसकी खोज जो है वो रीसस बंदर के अंदर की गई थी और लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1940 में। तो रीसस बंदर के कारण ही इसका नाम जो है वो RH फैक्टर रखा गया था। RH फैक्टर यानी RH पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप होता है तो वो पॉजिटिव, यानी जैसे बी ब्लड ग्रुप का RH पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव कहा जाएगा, और बी ब्लड ग्रुप का अगर RH निगेटिव है तो बी निगेटिव कहा जाएगा। इसी तरह RH पॉजिटिव और निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को RH पॉजिटिव और निगेटिव ब्लड ग्रुप उनके एंटीजन एंटीबॉडी के आधार पर ही दिया जाता है। आइए अब और एक और ख़ास चीज़ के बारे में हम जानते हैं, वह है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस यानी इरिथ्रोसाइट्स यानी लाल रक्त कणिकाओं का ब्लास्ट हो जाना, फट जाना, और फिटालिस यानी फीटस जो कि माँ के गर्भ में पल रहा है, तो माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर लाल रक्त कणिकाओं का फटना और जम जाना इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहलाता है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब पिता RH पॉजिटिव हो और माता RH निगेटिव हो। तो पहली संतान जब पैदा होती है तो जो उसके अगेंस्ट माता के शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनती हैं, तो मात्रा कम होने की वजह से नॉर्मल बेबी जो है वो पैदा होता है। परंतु जब दूसरी डिलीवरी होती है तो चूंकि माता के अंदर पहले से ही एंटीबॉडी मौजूद हैं, तो बेबी की जो एंटीबॉडी होती हैं वो माता के एंटीबॉडी से मुकाबला नहीं कर पाती, और जो बच्चा है उसके अंदर पाई जाने वाली जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं वो फटती हैं और आपस में चिपक जाती हैं और उसके नसें जो हैं वो पूरी तरह ब्लॉक हो जाती हैं। ऐसा बच्चे के तुरंत जन्म लेते या गर्भ में ही हो सकता है। इसी को हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। तो बेसिकली ये काम इसलिए होता है कि RH पॉजिटिव और RH निगेटिव ब्लड ग्रुप जो हैं वो मैच नहीं करते और एक ऐसी एंटीबॉडी तैयार करते हैं कि जो संख्या बढ़ने पर, यानी एंटीबॉडी की संख्या बढ़ जाने पर गर्भ में पल रहे बच्चे में नुकसानदेह हो सकता है। आधुनिक चिकित्सा जगत में इस चीज़ से बचने के लिए RH इम्यूनोग्लोबुलिन यानी RH एंटी बॉडी नाम के कुछ इंजेक्शन आते हैं, जिनको लगाने से यानी पहली डिलीवरी के बाद माता को ये इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे कि उसके अंदर की एंटीबॉडी जो है वो दूसरे जो बच्चा गर्भ में आएगा तो माता की एंटीबॉडी इस इंजेक्शन के बाद उस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा पाते और दूसरा बच्चा भी नॉर्मल पैदा होता है। अब हम जानते हैं रक्त के थक्के के बारे में।
रक्त का थक्का अगर हमें ये लग रहा हो कि बहुत कठिन प्रक्रिया होती है और ये हमसे नहीं बनेगी, तो आज से ये जान लीजिए कि ये आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। मैं एक बहुत सामान्य सी भाषा में आपको रक्त का थक्का कैसे बनता है कि पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे ही हमारे शरीर में कोई चोट लगती है तो चोट लगते ही हमारे शरीर से रक्त बाहर आता है। जैसा कि मैंने एक छोटा सा फिगर बना के रखा है, तो जैसे ही रक्त बाहर आया तो रक्त के बाहर आने के साथ ही जो प्लेटलेट बाहर आते हैं तो वो हवा के संपर्क में आते ही फट जाते हैं, टूट जाते हैं। और जैसे ही वो टूटते हैं तो सबसे पहले उनके अंदर से थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन बाहर निकलता है। वो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है कैल्शियम की उपस्थिति में निष्क्रिय पड़े प्रोथ्रोम्बिन, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त में मौजूद होते हैं, तो निष्क्रिय पड़े प्रोथ्रोम्बिन को कैल्शियम की उपस्थिति में सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है। यह जो थ्रोम्बिन होता है वह पहले से मौजूद फाइब्रिनोजन प्रोटीन से संपर्क करके फाइब्रिन बनाता है। यह फाइब्रिन एक जाल होता है, यह जाल तैयार हो जाता है और पीछे से आने वाला जो रक्त है उसकी कणिकाएं जो हैं वो जब इस जाल में फंस जाती हैं तो वहीं से क्लॉट का निर्माण हो जाता है। सिर्फ इतनी ही ब्लड यानी रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया है जो कि 3 चरणों में पूरी होती है। एक बार फिर बारीकी से देखिएगा, जब हमें चोट लगती है और चोट लगने पर रक्त बाहर आता है तो प्लेटलेट बाहर आते हैं और हवा के संपर्क में आते ही टूट जाते हैं, जिससे थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है। वह थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलता है। यह थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन से क्रिया करके फाइब्रिन यानी एक जाल का निर्माण करता है और ये फाइब्रिन जो है रक्त कणिकाओं से मिलकर रक्त का थक्का बना देते हैं। तो इस तरह आज रक्त का हमारा जितना भी मैटर था वो ख़त्म होता है। कल मैं आपके लिए हार्ट और रक्त वाहिनियाँ और साथ में रसिका परिसंचरण तंत्र लेके आऊँगा और एक ही वीडियो हम ये कवर कर लेंगे। तब तक लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।